बेरोजगारी। अब ये बेरोजगारी क्या है? मैंने अभी आपसे बात की थी, तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट था वो कौशल। अगर किसी भी देश की जनसंख्या में कौशल है तो वो कभी बेरोजगार नहीं रह सकती। बेरोजगारी कब रहेगी? जब मानव के अंदर कौशल का विकास नहीं होता। इसलिए वो मजबूरन जो है उन कामों के अंदर लगना पड़ता है जिसके अंदर उसे वेतन क्या मिलता है? कम। जैसे कि अगर वो खाली मजदूरी करता है तो उससे उसका केवल पेट भर सकता है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर कौशल नहीं होता है, उन्हें जो है सारा साल काम की तलाश रहती है और उन्हें सारा साल क्या नहीं मिलता है? काम नहीं मिलता है। और जो व्यक्ति काम करने का इच्छुक है और उसे काम नहीं मिल पाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? बेरोजगारी कहते हैं। तो हम वापस उसी एग्जाम्पल पे आते हैं। हमने किसकी बात की थी? शकल की बात की थी और विलास की बात की थी जब यह पाठ शुरू हुआ था। तो अगर हम देखें, शकल की जो माँ है वो घरेलू कामकाज कर देती थी और बच्चों की देखभाल कर देती थी। खेती उसका पिताजी जो बूटा सिंह है वो संभाल लेता था। उसके भाई है छोटे जीतू, वो जो है खेलने कूदने में लगे रहते थे। तो हम किसको बेरोजगार कहेंगे? ये जो व्यक्ति है, इनमें शीला को, जीतू या सीतू को क्या हम बेरोजगार कहेंगे? तो बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है। कब विद्यमान कही जाती है? बेरोजगारी किसे कहेंगे? जब कोई भी व्यक्ति काम करना चाहता हो किसी भी कीमत पर और उसे काम ना मिले। लेकिन आप देखिए, शीला की रुचि घर के काम में थी, वो बाहर काम नहीं करना चाहती थी तो वो बेरोजगार नहीं थी। जबकि जो सीतू और वो छोटी जो गुड़िया थी उनकी उम्र 15 वर्ष से कम थी तो उनसे वैसे भी काम नहीं लिया जा सकता, क्योंकि उनकी जो गिनती है वो किसमें नहीं होती है? श्रम संख्या में। वो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले जब क्लास हमारी स्टार्ट हुई थी तो मैंने आपको 3 वर्ग बताए थे। कितने वर्ग बताए थे? जनसंख्या के वर्ग कितने थे हमारे पास? 3 थे। पहला वर्ग 0 से 15, 0 से 15। दूसरा था हमारा, सॉरी मैं दोबारा इनको जो है लिख रहा हूं। पहला तो था हमारा, यानी कि 0 से तो ही लेंगे हम, मानव के जन्म से लेंगे। मानव जन्म से 14 वर्ष की आयु तक। अब 20 वर्ष की आयु तक बच्चे का एक ही काम होता है, शिक्षा ग्रहण करना, खेलना और कूदना। तो ये व्यक्ति बेरोजगार नहीं है। दूसरा हम लेंगे 15 से 59 वर्ष के बीच या 58 वर्ष के बीच। ये कार्यशील जनसंख्या है। इस जनसंख्या को क्या बोलते हैं? कार्यशील। जिसे जो है रोजगार हासिल करना होता है, जिसे देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देना होता है। उसके बाद में तीसरा हमारे पास आ जाता है 60 से ऊपर। अब ये व्यक्ति भी जो है काम करने के लायक नहीं है। तो ऊपरी जो दोनों वर्ग है, तो शीला जो है वो बाहर काम करने की इच्छुक नहीं है तो उसे बेरोजगार नहीं से कह सकते, और बच्चे जो हैं वो कार्यशील जनसंख्या में आते नहीं है। तो इस आधार के ऊपर हम उन दोनों को बेरोजगार नहीं कह सकते। तो फिर बात आ जाती है कि बेरोजगार कौन है? तो बेरोजगार केवल वो व्यक्ति है जो किसी भी कीमत पर काम करना चाहता है पर उसे काम नहीं मिलता। बेरोजगारी किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति किसी भी मजदूरी पर काम करना चाहता है पर उसे काम नहीं मिलता, उसे हम क्या कहेंगे? बेरोजगार कहेंगे। काम करना चाहता है लेकिन उसे काम नहीं मिलता। और ये 2 प्रकार की महत्वपूर्ण होती है बेरोजगारी, उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे यहां। एक तो होती है मौसमी। जब किसी व्यक्ति को केवल साल के कुछ ही महीनों में काम मिलता है, उसे कहते हैं मौसमी बेरोजगारी। जैसे कि फसल की कटाई के समय मिल गया, फसल को निकालने के समय मिल गया, फसल की उगाई के समय मिल गया। बाकी समय में अगर उसे काम नहीं मिलता है तो वो क्या है? मौसमी बेरोजगार है। एक मौसम में उसके पास काम होता है, दूसरे मौसम में उसके पास काम नहीं होता। इसी मौसमी बेरोजगारी के अंदर एक और आती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। इसमें क्या होता है? हमें व्यक्ति काम करता तो दिखाई देता है। क्या करता दिखाई देता है व्यक्ति? हमें
काम करता तो दिखाई देता है। इसको क्या बोलते हैं? छुपी हुई बेरोजगारी। क्या बोलते हैं? छुपी बेरोजगारी। ये कब होगी? एक काम पर आवश्यकता से ज्यादा लोगों का काम करना, यानी कि काम तो है 5 का, लेकिन कर कितने रहे हैं? 10। तो वहां 5 आदमी छुपे हुए हैं, लेकिन हमें काम तो वो 10 करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर इन 10 में से 5 हम निकाल दे तो उत्पादन के ऊपर भी कोई असर नहीं पड़ता। तो ऐसी बेरोजगारी को हम क्या कहते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। यह तो पाई जाती है ग्रामीण क्षेत्रों में। फिर होती है एक शिक्षित बेरोजगारी। कौन सी बेरोजगारी होती है? शिक्षित। ये पाई जाती है शहरों में। कहां पाई जाती है? शहरों में। यह क्या होता है? जब उच्च योग्यता प्राप्त व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता तो उसे क्या कहते हैं? शिक्षित बेरोजगार कहते हैं। क्या बोला जाता है? शिक्षित बेरोजगार कहते हैं। तो जो बेरोजगारी है उससे क्या होता है? जो देश का जो संसाधन होता है, जन संसाधन, उसकी बर्बादी होती है। उससे क्या होगा? देश के जो युवा होते हैं उनके अंदर क्या आ जाएगी? हताशा आ जाएगी, निराशा की भावना आ जाएगी, क्योंकि उन लोगों के पास इतना संसाधन नहीं होता कि वो अपने परिवार का क्या कर सके? भरण पोषण कर सके। इसलिए शिक्षित लोगों के साथ जो कार्य करने की इच्छुक हैं और जो समर्थक रोजगार प्राप्त करने में समर्थ नहीं है, यह एक समाज का बहुत बड़ा क्या होता है? अवरोध होता है। तो बेरोजगारी से क्या होगा? देश के अंदर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। तो कार्यरत जो जनसंख्या है उसके ऊपर फिर बेरोजगारों की निर्भरता बढ़ जाएगी। मान लो एक घर के अंदर 5 सदस्य है और कमाने वाला एक है, तो उसकी जो कमाई है वो इन चारों सदस्यों पर लग जाएगी। तो उस घर का विकास नहीं होगा। घर का विकास नहीं होगा तो देश का विकास नहीं होगा। इसलिए हमें क्या करना होता है? समाज के अंदर जीवन की गुणवत्ता के ऊपर इसका बुरा इफेक्ट पड़ता है। तो जब किसी परिवार को मात्र जीवन निर्वाह के स्तर पर रहना पड़ता है तो उसके स्वास्थ्य के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा और वो बीमार हो जाएंगे। और वो बच्चे कहां नहीं जा पाएंगे? स्कूली शिक्षा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उन्हें मजदूरी करनी पड़ेगी। तो इसलिए क्या हो जाता है? अगर अर्थव्यवस्था का अगर हमने समग्र विकास करना है तो इसलिए बेरोजगारी को हमें क्या करना पड़ेगा? खत्म करना पड़ेगा। और बेरोजगारी के अंदर अगर वृद्धि होगी तो मंदी भी आएगी अर्थव्यवस्था में, और ये संसाधनों को क्या कर देता है? बर्बाद कर देता है। तो सांख्यिकीय रूप से भारत में बेरोजगारी की दर एट प्रेजेंट में निम्न है, बड़ी संख्या में, क्योंकि निम्न और निम्न उत्पादकता वाले लोगों की गिनती नियोजित लोगों में हम करते हैं। वे पूरा वर्ष काम करते प्रतीत होते हैं, लेकिन उनकी क्षमता और आय के हिसाब से उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं होते हैं। वे काम तो कर रहे होते हैं पर ऐसा प्रतीत होता है कि यह काम उन पर थोपा गया है, इसलिए शायद वे अपनी पसंद का कोई अन्य काम करना चाहते हो। गरीब लोग बेकार नहीं बैठ सकते, वे किसी भी काम से फिर क्या करना चाहते हैं? जुड़ जाना चाहते हैं। लेकिन वहां पर वो लोग हमें कहां पर नजर आएंगे? प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में वो जा ही नहीं सकता, क्योंकि वो शिक्षित नहीं है। तो यद्यपि सभी लोगों की आवश्यकता नहीं होती है वहां, फिर भी पूरा परिवार खेत में काम करता है। इस तरह कृषि जो क्षेत्र है उसके अंदर कौन सी बेरोजगारी मिलेगी? आपको प्रच्छन्न बेरोजगारी मिलेगी, और जो कभी भी उत्पादन को क्या नहीं कर सकती है? बढ़ा नहीं सकती है। तो उपरोक्त जो तीनों क्षेत्रक हैं उनके अंदर अगर हम चर्चा करें तो रोजगार के परिदृश्य की अगर हम चर्चा करते हैं तो उसके लिए जो है सबसे ज्यादा अगर रोजगार कहीं भी अवशोषित होता है तो वो कहां होता है? कृषि में होता है। तो पिछले वर्षों के अंदर पूर्व चर्चित जो प्रच्छन्न बेरोजगारी के कारण कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता में क्या आ गई है? कमी। क्योंकि जो कृषि अधिशेष श्रम का कुछ भाग अब किसमें लगना शुरू हो गया है? द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में। और द्वितीयक क्षेत्र के अंदर छोटे पैमाने पर होने वाले जो वीर निर्माण के श्रम का सबसे अधिक अभिशोषण भी होता है। तो तृतीयक क्षेत्र के अंदर जैव प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी की नई जो क्या आ गई है? जानकारियां आ गई हैं। तो आइए ये जानने के लिए हम एक कहानी पढ़ेंगे कि कैसे लोग जो है अपने गांव की अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्ति बन सकते हैं। और वो कहानी किसकी है मैं भी आपको बता रहा हूं। यहां एक बच्चा है, एक गांव है, ये देखिए आप। इस गांव के अंदर सारे जो लोग होते हैं वो खा पी लेते हैं, कोई कपड़ा बुनता है, कोई अपने बच्चों को पढ़ाता है, परिवार अपनी आवश्यकता को पूरा कर लेता है। तो इनमें से एक परिवार अपने बेटे को क्या कर देता है? कृषि महाविद्यालय में भेज देता है। वहां जाने के बाद वो व्यक्ति कृषि इंजीनियरिंग की योग्यता प्राप्त करके वापस गांव लौट आता है, और वो इतना सृजनात्मक होता है कि उसने उन्नत किस्म का एक हल बना लिया। उस उन्नत किस्म के हल का उसने नमूना तैयार किया, इससे वहां जो खेती करते थे गेहूं की उसके उपज में वृद्धि होगी। तो इस तरह गांव के अंदर एग्रो जो इंजीनियरिंग है उसका नया काम सर्जित हो गया।
और गांव के एक परिवार ने अपनी अधिशेष फसल निकट के गांव में बेच दी। इससे उसे और अच्छा लाभ हुआ, उसे आपस में बांट दिया गया। और इस सफलता से प्रेरित होकर के कुछ समय के बाद गांव के सभी परिवारों ने एक बैठक कर ली और उन्होंने कहा कि हम हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ पर एक पंचायत से आग्रह करेंगे कि एक स्कूल खोल दें। और पंचायत को विश्वास दिला दिया कि वे अपने सारे बच्चों को स्कूल भेजेंगे। पंचायत ने क्या किया, सरकार की मदद से एक स्कूल खोल दिया और निकट के कस्बे से एक शिक्षक की भी नियुक्ति कर दी और इस गांव के सारे बच्चे क्या होंगे, स्कूल जाने लगे। और कुछ समय बाद गांव के एक परिवार ने अपनी एक लड़की को सिलाई का प्रशिक्षण भी दिला दिया। अब गांव के सभी लोग के लिए कपड़े सीने लगी, क्योंकि अब सभी लोग जो अच्छे ढंग से कपड़े सीले हुए पहनना चाहते थे। इस तरह दर्जी का भी एक नया काम सर्जित हो गया। इसका एक और सकारात्मक प्रभाव हुआ, किसानों का कपड़े खरीदने के लिए दूर नहीं जाना पड़ा, उनका समय बचा। किसानों ने वो समय जो है किसमें लगाया, खेती में, इससे उनकी उपज बढ़ गई। ये समृद्धि का पहला काम था। तो किसानों के पास उपभोग की वस्तुएं थी, अब वे अपने उत्पादन उन लोगों को भी बेच सकते थे जो उनके गांव के बाजार में आते थे। समय के साथ साथ वह गांव जहां प्रारंभ में किसी नए काम की औपचारिक रूप से कोई अवसर नहीं था, अब वहां पर शिक्षक भी हैं, दर्जी भी हैं, एग्रो इंजीनियर भी है और अन्य तरह के लोगों से वो गांव क्या हो गया था, परिपूर्ण। ये एक साधारण गांव की कहानी है जहां मानव पूंजी के उठते सत्र ने उसे जटिल और आधुनिक आर्थिक जो क्रियाकलाप है उसके सतल के रूप में क्या कर दिया, विकसित कर दिया। और इसी के साथ हमारा जो ये पाठ समाप्त होता है। आइए अब हम अभ्यास के प्रश्नों के ऊपर नजर डालते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न है, ध्यानपूर्वक आप देखेंगे, संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था, क्या था, जो लोग उत्पादन की क्रिया में लगे रहते हैं उनको संसाधन के रूप में लोग कहते हैं, मानव संसाधन कहते हैं। मानव संसाधन भूमि और भौतिक पूंजी से कैसे भिन्न है, तो ये मैंने अभी आपको बताया था कि मानव भूमि और पूंजी का तो उपयोग कर सकता है, लेकिन पूंजी और भूमि मानव का उपयोग नहीं कर सकती। तो मानव पूंजी और भौतिक पूंजी में से क्या है, श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वो दोनों का इस्तेमाल कर सकता है, पूंजी का भी और भूमि का भी। मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है, तो शिक्षा जो है वो भौतिक पूंजी प्रदान कर देती है। मानव पूंजी निर्माण में जो शिक्षा है वो भौतिक पूंजी की भांति क्या है, प्रतिफल है। क्यों? क्योंकि आदमी अगर अधिक शिक्षित होगा तो बेहतर प्रशिक्षित लोगों की जो उत्पादक दर होती है वो ज्यादा होती है, उससे उनको आय भी क्या होगी, ज्यादा। वो एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि किस प्रकार जो कंप्यूटर इंजीनियर बन गया था सकल, जबकि विलास जो है उसी पुराने काम में रह गया था। मानव पूंजी के निर्माण में स्वायत्तता की भूमिका अभी हमने आपको बताई थी कि स्वायत्त है, क्योंकि समस्त लोगों की उत्पादन दर क्या होती है, उच्च होती है, उससे जो आय होगी वो भी क्या होगी, ज्यादा। क्योंकि अधिक आय से न केवल समस्त लोगों को लाभ पहुंचता बल्कि समाज को भी। क्योंकि अगर हमने देखा था ना, विलास को गठिया रोग था, तो वो उसका जितना भी कमाता था वो सारा उसकी बीमारी पे खर्च हो जाता था, तो वो अपने घर का विकास नहीं कर पाया। किसी व्यक्ति के कामयाब जीवन में स्वायत्तता की क्या भूमिका है, तो हर किसी ने कहा है हेल्थ इज वेल्थ। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि सबसे पहला सुख मानव का क्या होता है, निरोगी काया का होता है। यदि मानव का स्वायत्तता अच्छा होगा तो उत्पादन प्रक्रियाओं में लग करके वो देश के घरेलू उत्पाद में भी क्या देगा, योगदान। उसके बाद मैंने आपको प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र बता ही दिया था। तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन आती है, कृषि पशुपालन बताया था। द्वितीयक क्षेत्र में क्या आएगा, विनिर्माण उद्योग। तृतीयक में बताया था व्यापार परिवहन। उसके बाद में गैर आर्थिक क्रिया और आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया वो होती है जिनसे हमें धन की प्राप्ति होती है, गैर आर्थिक क्रिया वो होती है जिसको करने से हमें धन की प्राप्ति नहीं होती। जैसे माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, कोई फायदा नहीं है उसको, आर्थिक क्रिया नहीं है वो, क्योंकि धन की प्राप्ति नहीं है। कोई भी टीचर अपने घर में अपने बच्चे को पढ़ाता है, कोई भी आर्थिक क्रिया नहीं है। उसके बाद महिलाएं क्यों निम्न वेतन लेती है, क्यों लेती है, मैंने आपको रीजन बताया था कि उनके पास शिक्षा कम होती है, वो प्रशिक्षित भी कम होती है, इसलिए उन्हें वेतन क्या मिलता है, कम। बेरोजगारी शब्द अभी मैंने आपको बताया था, काम तो करना चाहते हैं लेकिन हमें काम नहीं मिलता। परछन और मौसमी बेरोजगारी आपको अभी बताई थी, छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं परछन बेरोजगारी को। शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या है। क्यों है? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो शिक्षित व्यक्ति है उसको रोजगार नहीं मिल पाता है, क्योंकि देश के अंदर रोजगार की क्या है, कमी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है हमारे देश के अंदर, क्योंकि मैट्रिक स्नातक और लोग युवा है, रोजगार पाने में क्या है, असमर्थ है। आपके विचार में भारत के क्षेत्र के अंदर रोजगार के सर्वाधिक अवसर जो है कर सकता है, तो अगर हम देखेंगे तो रोजगार के अवसर प्राथमिक क्षेत्र के व्यवसाय है, कृषि है, पशुपालन है, वानिकी है, मत्स्य पालन है, मुर्गी पालन में किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, क्या आप शिक्षा प्रणाली में शिक्षित रोजगारों की समस्या को दूर करने के लिए, बिल्कुल, शिक्षा जो है वो क्या होनी चाहिए, रोजगारोन्मुख होनी चाहिए। शिक्षा का व्यवसायीकरण करना चाहिए, व्यावसायिक प्रशिक्षण के ऊपर बल देना चाहिए और शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक क्षेत्र को विकसित करने के उपायों का अध्ययन करना चाहिए और बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जाना चाहिए। इससे भी क्या होगा, क्या आप कुछ ऐसे गांवों की कल्पना कर सकते हैं जहां पहले रोजगार का कोई अवसर नहीं था? तो अभी हमने आपको बताया था एक गांव था जहां नहीं था, उसके बाद के अंदर जो है सरकार ने उदारीकरण और निजीकरण की नीतियां अपनाई। इससे क्या हो गया, बहुत से लोगों ने गांव के अंदर कुटीर उद्योग लगा लिए और वहां पर रोजगार के अवसर हो गए। किस पूंजी को आप सबसे अच्छा मानते हैं? तो सबसे अच्छी पूंजी सिर्फ और सिर्फ हमने एक ही बात मानी है, मानव है।
भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी में सबसे महत्वपूर्ण जो पूंजी है वो मानव है, क्योंकि मानव जो है पूंजी का, भूमि का, श्रम का और भौतिक जो पूंजी है उसको उपयोगी बनाएगा, क्योंकि मानव पूंजी के अभाव में भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी की कोई भी उपयोगिता नहीं होती है। तो इस प्रकार हमारे इस पाठ का समापन होता है। आप अभ्यास के सारे प्रश्नों को अपनी नोटबुक में लिखेंगे और इन्हें अच्छे प्रकार से याद करेंगे। थैंक यू।